गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केटर्स पीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग की जो डीएनए इक्वेशन है जैसा कि आप सबको पता है, डीएनए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी बॉडी के लिए। डीएनए जो है वो हर पर्सन का यूनिक होता है। तो इसी के साथ साथ आज हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग का डीएनए क्या है, मार्केटिंग की डीएनए इक्वेशन क्या है और मार्केटिंग में किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज जो है उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिकली द मीनिंग ऑफ डीएनए इक्वेशन ऑफ मार्केटिंग इन मार्केटिंग। द डीएनए इक्वेशन ऑफ मार्केटिंग इज़ अ स्ट्रेटेजिक वे टू डिस्क्राइब द कोर कॉन्सेप्ट्स दैट ड्राइव इफेक्टिव मार्केटिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीएनए इक्वेशन जो है मार्केटिंग की, वो बेसिकली हमें क्या बताती है, वो हमें स्ट्रेटेजिक वे बताती है, हमें स्ट्रेटजीज बताती है, हमें कोर कॉन्सेप्ट्स जो है वो बताती है मार्केटिंग के, जिसके साथ, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग, एक एग्जैक्ट मार्केटिंग, एक एक्यूरेट मार्केटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे डीएनए इक्वेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो डीएनए इक्वेशन है उसमें डी स्टैंड्स फॉर डेटा, N स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग एंड A स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन और एनालिटिक्स। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। D मीन्स डेटा। डेटा का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर, कि यूज़र ने अभी तक जो भी हमारी पास्ट परचेजेस करी हैं उसको एनालाइज करना, उस डेटा को अंडरस्टैंड करना, उस डेटा को कलेक्ट करना और उसके साथ साथ उसकी प्रेफरेंसेस को समझना कि बेसिकली यूज़र की जो इम्पोर्टेंस है, यूज़र के लिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी, कौन सा कलर, कौन सा ब्रांड, कौन से फीचर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रेफरेंस को समझना। और उसी के साथ साथ ये देखना कि अगर यूज़र के पास 5 या 10 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से यूज़र जो है वो कौन से प्रोडक्ट को दोबारा परचेज़ करता है, कौन से प्रोडक्ट्स के साथ एंगेज होता है। तो ये है बेसिकली डी स्टैंड्स फॉर डेटा। एंड स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक पौधा लगा हुआ है और उस पौधे में मैं अगर डेली पानी दूंगा, अगर उस पौधे में मैं डेली पानी दे रहा हूँ तो नेचुरल है एक दिन वो बड़े होकर पेड़ बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमें कस्टमर्स के साथ क्या करना होता है, हमें कस्टमर्स के साथ एक बाउंडिंग बनानी होती है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप्स को सेट करना है, हमें कस्टमर्स को जो है वो क्लाइंट में कन्वर्ट करना है। तो कस्टमर्स क्लाइंट में तभी कन्वर्ट होंगे जब आप नर्चरिंग करेंगे। तो बिल्ड रिलेशनशिप वाया ईमेल्स। आप ईमेल्स के थ्रू बेसिकली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने डिस्काउंट्स के बारे में, अपने ऑफर्स के बारे में जो है वो आप ईमेल्स के थ्रू जो है अपने जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स बने हुए हैं उनको बता सकते हैं, अपने टारगेटेड कस्टमर्स को फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप नर्चर कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू और आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग के थ्रू भी आप उनको जो है वो टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ए स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेशन और एनालिटिक्स। देखिए ऑटोमेटेशन जो है, अगर मैं ऑटोमेटेशन की बात करता हूँ तो नेचुरल है, जो नया फीचर आ चुका है मार्केटिंग में वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है, सारा जो भी प्रोसेस है उसको क्या किया है, ऑटो मोड में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिक मोड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो स्केल एफर्ट्स यूजिंग एआई। तो नेचुरल है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है तो हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, हमें मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए मार्केटिंग में, और हमें ऑटोमेटेशन पे वर्क करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स की मैं बात करूँ, गूगल सर्च कंसोल की अगर मैं बात करता हूँ, गूगल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, गूगल के कीवर्ड प्लानर्स हैं। तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट्स जनरेट हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए। अगर मुझे आगे कोई ऐड रन करना है तो नेचुरल है उसके लिए मुझे पहले से ही वो डाटा होना चाहिए, मुझे एनालाइज करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि मेरी टारगेटेड फोकस ऑडियंस कहाँ पे है, मुझे किस कंट्री में, किस स्टेट में, या पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन सी ऑडियंस, कौन से सेगमेंट को मुझे जो है वो बेसिकली टारगेट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए एनालिटिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डीएनए इक्वेशन ऑफ मार्केटिंग, तो जो मेन और कोर डीएनए इक्वेशन ऑफ मार्केटिंग है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मींस 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में हम 4 पीस को कवर करते हैं। जो मेजर 4 पीस हैं मार्केटिंग के वो हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और उसी के साथ साथ मार्केटिंग मिक्स प्लस मार्केटिंग प्लानिंग
मार्केटिंग मिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ मार्केटिंग प्लानिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग इज बेसिकली द STP। STP स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो मार्केटिंग मिक्स प्लस मार्केटिंग प्लानिंग इज़ नोन एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी DNA इक्वेशन है मार्केटिंग की। आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग करें, आप चाहे आगे जाके कोई भी आप मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ABC मार्केटिंग करें, कोई भी किसी भी तरीके की अगर आप मार्केटिंग करते हैं या फ्यूचर में कोई भी एक नई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट होता है, तो ये आपकी जो कोर डेफिनेशन है, जो कोर इक्वेशन है DNA की, ये हमेशा सेम रहेगी। और आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग करें, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस क्लास में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जो है वो बेसिकली आगे डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's की क्या इंपॉर्टेंस है और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग जो है ये क्या है, जो जाके आगे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है। आप अगर यूट्यूब में भी देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपको बताती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करें, आप ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करें। तो जो बेसिकली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो होती है 4 P's प्लस STP। 4 P's जो है वो एक्चुअली पुराना टर्म है 4 P। अब जो न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई है P's में, तो वो नेचुरल है कि अभी और 8 और 9 P's भी और ऐड हो चुके हैं, तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द टर्म मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये सबसे पहले कौन लेके आए थे? वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय नील बॉल्डन। जो नील बॉल्डन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और यही ये टर्मिनोलॉजी लेके आए थे, द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इन 1953 ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशियल एड्रेस टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है मार्केटिंग की, जो मार्केटिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है इन द वर्ल्ड, इज नोन एज द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। He developed the concept after being inspired by James Culliton's research on marketing cost, which described marketers as mixers of ingredient in 1940s। तो बेसिकली जेम्स कलिटन्स ने जब अपनी रिसर्च करी मार्केटिंग कॉस्ट पे, तो उन्होंने मार्केटर को एक डेफिनेशन दी, मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, और खाना बनाने के लिए हम या तो किसी और की रेसिपी का यूज़ करते हैं या फिर हम अपनी खुद की रेसिपी जो है उसी को यूज़ करके और खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, उसमें नमक डालेंगे, मसाले डालते हैं और सब्ज़ी डालते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, तब जाके हम एक सब्ज़ी जो है, एक खाना जो है, एक फूड जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से मार्केटर का जो रोल होता है वो भी सेम मिक्सचर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है। उसको भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो उसके लिए टैगलाइन क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपकी इमेज कौन सी यूज़ आप करेंगे, आप कंटेंट कैसे लिखेंगे, राइट, आप कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे, कौन से टारगेट को हिट करेंगे, कौन से सेगमेंट का यूज़ करेंगे, कौन से प्लेस का यूज़ करेंगे, कौन सी लोकेशन लेंगे, कौन से डेमोग्राफिक्स का यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आप जाके एक मार्केटिंग एफर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए मार्केटर को बोला गया है मिक्सचर्स ऑफ इंग्रेडिएंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मार्केटिंग में वो है E. जेरोम मैककार्थी। व्हाइल बॉल्डन popularized the term, E. Jerome McCarthy further refined the concept into the widely recognized 4 P's of marketing। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट है, जो मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है, ये किन्होंने बेसिकली क्रिएट किया है? ये क्रिएट किया है नील बॉल्डन ने। लेकिन जो E. जेरोमी मैककार्थी हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मार्केटिंग मिक्स को और ज़्यादा एलुबरेट करा और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करा, और मार्केटिंग मिक्स में इन्होंने 4 P's को ऐड किया। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन इस बुक 1960 बुक बेसिक मार्केटिंग, इन्होंने एक बुक लिखी थी बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच 1960 में। उस बुक में इन्होंने मार्केटिंग मिक्स में 4 P's जो है इनको और एड ऑन किया था। तो मैककार्थीज फ्रेमवर्क लेटर एक्सपेंडेड टू द 7 P's, और अब तो ये 9 P's में कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा जो 4 P's हैं, जो स्टार्टिंग के जो 4 P's हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 P's की इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट तक है।
और अगर उसके बाद के पीस की अगर मैं बात करता हूँ, रेस्ट ऑफ द अदर ऑफ पीस लाइक लेस्ट 4 पीस और 5 पीस और 6 पीस, वो सारे पीस जो हैं वो सर्विस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 पीस जो है वो प्रोडक्ट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेस्ट ऑफ द पीस जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाय सम बिकम द स्टैंडर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स के बारे में और पढ़ेंगे। द मार्केटिंग मिक्स, अब ये मार्केटिंग मिक्स बेसिकली है क्या? द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स that a company uses to promote its brand और प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो देखिए, जो भी मार्केटर है, जो भी बिजनेसमैन है, उसको अगर अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना है, मार्केटिंग में प्रमोट करना है अपना प्रोडक्ट, तो नेचुरल है कि उसको मार्केटिंग मिक्स जो है, जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, इसका यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन मार्केटिंग द पीस रेफर टू की एलिमेंट्स। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ताला है जिसको आपको सेल करना है, तो वो सेल आपका प्रोडक्ट तभी होगा जब आप उसमें मार्केटिंग मिक्स की जो 4 पीस ऑफ कीज़ हैं, अगर मैं कहूँ तो ये 4 पीस जो हैं वो बेसिकली 4 कीज़ हैं, 4 कीज़ ऑफ मार्केटिंग। तो जब आप इन 4 कीज़ को यूज़ करेंगे उसके बाद ही आपका लॉक जो है वो अनलॉक होगा। तो पीस रेफर टू की एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग अ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Traditionally, there are 4 P's of marketing: product, price, place and promotion. But over time, the concept has evolved to include more depending on the industry and approach. तो नेचुरल है कि आगे फर्दर हो सकता है और भी नई पीस जो हैं वो और ऐड हो जाएं, लेकिन सबसे पहले जो कोर पीस हैं, जो कोर पीस बेसिकली जो क्रिएट करे गए थे, जो डेवलप किए गए थे, वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है। आगे चलते हैं और इन पीस को हम और अच्छी तरीके से अब डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो, ट्रेडिशनल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में जो फर्स्ट पी है वो है प्रोडक्ट। अब व्हाट इज अ प्रोडक्ट? दिस इज व्हाट यू आर ऑफरिंग टू सेटिस्फाई अ कस्टमर नीड और वांट। कस्टमर की नीड क्या है? उसको प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर की वांट क्या है? कस्टमर वांट प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज अ प्रोडक्ट? मैन्युफैक्चरर क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरर बनाते हैं अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरर क्रिएट करते हैं नीड, मैन्युफैक्चरर क्रिएट करते हैं यूज़र के, कस्टमर की वांट्स। मैन्युफैक्चरर क्या क्रिएट करते हैं? मैन्युफैक्चरर बेसिकली प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट करते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स। और जब यूज़र, कस्टमर उस प्रॉस्पेक्ट को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, मीन्स उस प्रोडक्ट को जब वो परचेज करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट को कौन बनाता है? प्रोडक्ट को कस्टमर बनाता है। मैन्युफैक्चरर क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरर अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर नीड्स को फुलफिल करते हैं, राइट। लेकिन कस्टमर क्या बनाता है? कस्टमर उस प्रॉस्पेक्ट को, उस अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जब उसको वो परचेज करता है, राइट। और अगर कस्टमर उसी प्रोडक्ट को दोबारा परचेज कर रहा है, बार बार रिपीटेड परचेज कर रहा है, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है वो अब ब्रांड बन चुका है। तो इन द प्रोडक्ट मिक्स और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो बेसिकली जो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है, प्रॉस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बेसिकली प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी जो है वो डेवलप करी थी डैनियल कैहनन ने एंड टेवर्स्की ने इन द ईयर 1979, विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो इसमें जो टेवर्स्की हैं, 1979 में उन्होंने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी को डेवलप किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि प्रॉस्पेक्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी एंड रिस्क पे बेस्ड है। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी वो चीज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, वी डोंट नो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 9/11 पे अटैक हुआ और उसके बाद पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो शेक हो गई, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मैं बात करूं कोविड की, तो जैसे ही कोविड-19 आया उसके बाद पूरी इकोनॉमी जो है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो शेक हो गई। किसी को नहीं पता था उससे पहले कि कोविड आने वाला है। तो बेसिकली इसको हम टर्मिनोलॉजी भी हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, जिसको कहते हैं ब्लैक स्वैन। तो ये बेसिकली एक तरीके की ब्लैक स्वैन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो ये एक अनसर्टेनिटी है। और रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है बेसिकली जिसके बारे में हमें पता होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा और मैंने अपने बिज़नेस में मान लीजिए 50,000 रुपये ऐड कर दिए, लगा दिए। अब मुझे पता है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नेचुरल रिस्क हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क के बारे में आप पहले से थोड़ा सा अवेयर होते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी के बारे में हमें पहले से नहीं पता होता कि बेसिकली ऐसा होने वाला है। तो जो मैस्लो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स को अब मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में नहीं हैं, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ नीड सेटिस्फैक्शन। तो अब अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो बेसिकली अब जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर की नीड सेटिस्फैक्शन है, नॉट द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट कौन क्रिएट करते हैं? प्रोडक्ट कस्टमर क्रिएट करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स नीड फुलफिल करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स प्रोस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज अ प्रोडक्ट? इन द प्रोडक्ट मिक्स बिजनेसेस यूजुअली ऑफर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर्स नीड्स और वांट्स। These products are categorized into various types based on usage, purpose, durability, बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्री। देखिए, प्रोडक्ट जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आप एक बार वो लिस्ट बनाइए कि आप पूरे दिन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप चारों तरफ से प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। सबसे पहले आप टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे, ब्रश का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप कौन सी टी यूज़ कर रहे हैं, शुगर कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मसाले यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी के मसाले यूज़ करते हैं। अगर आप खाने को पैक करते हैं तो बेसिकली किस में पैक करते हैं, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का आइटम जो है पैकिंग आइटम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर बैग लेके जाते हैं तो कौन सी कंपनी का बैग लेके जा रहे हैं। आप शूज़ पहन रहे हैं तो कौन सी कंपनी के शूज़ हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सुबह से लेके और रात तक हम पूरी तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स। तो प्रोडक्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर से कैसे परचेज करते हैं। कई बार प्रोडक्ट के हम ड्यूरेबिलिटी का यूज़ करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है कितने टाइम तक चलेगा। जैसे मान लो मैं मिक्सी लेना चाह रहा हूँ, अब मिक्सी में मैं क्या देखूंगा? ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद मैं देखूंगा उसका यूसेज। फिर हम देखेंगे कि अगर हम ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है इसको परचेज़ करने का, क्या ये प्रोडक्ट हमारे पर्पस को फुलफ़िल कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे सोफ़ा परचेज़ करना है तो सोफ़ा परचेज़ करने का मेरा पर्पस क्या है, क्या मुझे उस सोफ़े की नीड है, क्या मेरे घर में, मेरे कमरे में इतनी जगह है कि मैं इतना बड़ा सोफ़ा जो है वो रख सकूँ। बाइंग बिहेवियर, कि बेसिकली मैं मोबाइल परचेज़ करना चाह रहा हूँ। अब मैं मोबाइल में क्या देखूँगा? फीचर्स, कि मोबाइल कौन कौन से फीचर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है, मुझे मोबाइल किस लिए परचेज़ करना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली पर्सन्स भी हैं जो उनको परचेज़ करते हैं। तो इसीलिए हम सेगमेंटेशन जो है उस पर वर्क करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है डिफरेंट कस्टमर्स नीड्स और सेगमेंट्स। तो नेचुरल है कि बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती हैं, और इसी तरीके से जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स है, उनकी नीड भी डिफरेंट है। तो व्हाट यू सेलिंग, द फीचर, क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड वैरायटी। एग्जाम्पल, अ स्मार्टफोन विद एडवांस कैमरा फीचर्स। ओके, तो आगे चलते हैं। जो नंबर 2 ऑप्शन है मार्केटिंग मिक्स में वो है नंबर 2 P जो है वो है प्राइस। देखो, प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 4 P's में, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, अब प्रोडक्ट तो हमें समझ में आ गया, हमें अच्छा लगेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। या जैसे मान लो बात करता हूँ कि मुझे जो है वो मोबाइल परचेज़ करना है। अब मोबाइल परचेज़ करने के लिए मुझे जो ओप्पो का मोबाइल है वो बहुत अच्छा लगा और उसका कैमरा भी बहुत अच्छा था, फीचर्स भी बहुत अच्छे थे, ड्यूरेबल भी है। अब मुझे वो मोबाइल जो है वो परचेज़ करना है, तो एट द एंड मैं सेल्स पर्सन से क्या पूछूंगा कि भाई ये कितने का है। क्योंकि बेसिकली जो बजट है, जो हमारी पॉकेट है, क्या हमारी पॉकेट वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए अलाउ कर रही है। तो इसलिए प्राइस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट के साथ, कि बेसिकली जो यूज़र है उसको वो परचेज़ कर सके। ऐसा ना हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और यूज़र को फीचर्स तो अच्छे लग रहे हैं, वो परचेज़ करना चाह रहा है, उसका मन है, लेकिन वो प्राइस की वजह से परचेज़ नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए कंपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देती है प्राइस पे। द अमाउंट अ कस्टमर पेज टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज, हाउ मच द प्रोडक्ट कॉस्ट, स्ट्रेटेजीज इंक्लूड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। तो बेसिकली प्राइस पे मैं अलग से पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी स्ट्रेटेजीज जो है प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज आपको सारी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस है क्या। प्राइस इज़ बेसिकली द अमाउंट
द बजट विच इज़ इंक्लूडेड एडेड विद द प्रोडक्ट, राइट। तो प्राइस जो अगर अब मैं बात करूं, आजकल अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है बहुत ही अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 99 आपको अच्छा लगती है फिगर या 100 फिगर अच्छी लगती है, नेचुरल है कि 99 फिगर ज़्यादा अच्छी है। और 99 ईजिली अगर हम देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट जो है वो 99 रुपीज़ का है तो हम परचेज़ कर लेंगे। अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है तो हम परचेज़ नहीं करेंगे, जबकि दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 रुपीज़ का है। इसी तरीके से बहुत सारी अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं तो आजकल वेबसाइट्स में 2 तरीके की ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो फ्री और एक है पेड। तो वेबसाइट्स क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए ट्रायल पीरियड के लिए आपको पहले 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक फ्री पीरियड प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है अब आप इसको परचेज़ करें। या कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो ये है बेसिकली प्राइस नंबर 2। और नंबर 3 पी जो है मार्केटिंग मिक्स का, नंबर 3 पी जो है वो है प्लेस। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हमें कहाँ पे मिलेगा। प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस का मतलब है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि आप उस प्रोडक्ट को कहाँ से कैसे परचेज कर रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लेस। आजकल प्लेस जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप बात करें पहले की, तो पहले अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना होता था तो नेचुरल है मैं शॉप पे जाता था, बाज़ार में जाते थे और वहाँ से हम जाके प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते थे। लेकिन अब अगर हमें प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हम ऑनलाइन स्टोर्स का यूज़ करते हैं, ब्लिंकिट का यूज़ करते हैं, राइट। अगर हमें मिल्क परचेज़ करना है तो हम कंट्री डिलाइट है, ब्लिंकिट है, और उसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के ऑनलाइन ऐप्स आ चुके हैं जहां से हम अपने प्रोडक्ट को इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो हाउ द प्रोडक्ट गेट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। क्या वो ऑनलाइन मोड्स के थ्रू पहुंचेगा, क्या वो रिटेल के थ्रू पहुंचेगा। तो वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑनलाइन, रिटेल स्टोर्स और होलसेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो इजीली और जल्दी, टाइमली, देखो प्लेस के साथ साथ ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर के पास आज के टाइम में टाइम बहुत कम है। इसीलिए वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है कि इमीडिएटली हमारे को जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ईजिली जो है प्रोडक्ट हमें घर में बैठे बैठे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए प्लेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पी जो है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है बेसिकली, सिंपल सा, प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है कि आप जो प्रमोशन कर रहे हैं, आप जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो बेसिकली कौन से मोड से कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। क्या आप ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या आप डिजिटल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, या आप दोनों मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, या वर्ड्स ऑफ माउथ का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट की जो प्रमोशन कर रहे हैं वो आप कौन से मेथड से, कौन से मोड से कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो हाउ यू इन्फॉर्म एंड परसुएड योर ऑडियंस टू बाय योर प्रोडक्ट, कि ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को तभी परचेज करेगा जब उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, जब आप प्रॉपरली प्रमोट करेंगे, जब आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जब आप एंगेजमेंट्स करेंगे। सो हाउ यू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस, इट बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, पीआर, सोशल मीडिया, सेल्स प्रमोशन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। कि आप बेसिकली कौन से मोड का आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, आप वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, टीवी का यूज़ कर रहे हैं, रेडियो का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो बेसिकली प्रमोशन का पार्ट है। तो ये जो 4 पीज़ आपने देखे, जो 4 पीज़ आपने देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि बेसिकली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। अब इसके बाद जो हम पीस डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों से रिलेटेड है। तो नंबर 5 जो मार्केटिंग मिक्स में 5 पी है वो है बेसिकली पीपल। पीपल का मतलब होता है कंज्यूमर, पीपल का मतलब होता है यूज़र। तो रेफर टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो पीपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आपके कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे पीपल हैं, और उन सब का कहीं ना कहीं रोल है कि आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना, आपके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना, आपके प्रमोशन पे वर्क करना। जैसे डिजिटल मार्केटर्स को हायर किया जाता है कंपनीज़ में, एसईओ पर्सन्स को आप हायर कर रहे हैं, तो वो पीपल का पार्ट है। आपके एम्प्लॉयज़,
कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना ही काफ़ी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जो प्रोडक्ट हमने सेल करा है उससे हमें दोबारा उससे सेल जनरेट करनी है। हमें कस्टमर को दोबारा रिपीटेड कस्टमर में कन्वर्ट करना है कि दोबारा कस्टमर आए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। हमें कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो CRM का होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आपके टेली कॉलर्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो सब पीपल का पार्ट है। इसके बाद नंबर 6 पीज में अगर आप देखेंगे मार्केटिंग मिक्स में, नंबर 6 पी जो है वो है प्रोसेस, कि बेसिकली आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या आप हार्ड प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप शॉर्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप इजी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप शॉर्टेस्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो किस तरीके का प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, आपने अपना सिस्टम किस तरीके से बनाया हुआ है। प्रोसेस का मतलब सिस्टम भी है कि आपने अपना सिस्टम कैसे बनाया है। अगर मैं बात करूं मान लीजिए ब्लिंकिट की, अब मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लिंकिट पे मैं उसको ढूंढूं कहाँ पे, वो मुझे कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए उसमें सर्च टैब नहीं है और मुझे प्रोडक्ट को मेन्यूज़ के थ्रू सर्च करना है, तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपने कितना इजी बनाया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर्स को, यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर को आपने मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है। तो ये सारा बेसिकली प्रोसेस का पार्ट है। द प्रोसीजर एंड फ्लो डेट डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, द सिस्टम एंड प्रोसेस इज यूज टू डिलीवर द सर्विस और प्रोडक्ट। अब जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए मैं जेप्टो की बात करता हूँ। अब जेप्टो से मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब जो पर्सन है वो प्रोडक्ट को लेके आएगा। अब वो पर्सन जो प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, ये उनका बेसिकली एक प्रोसेस है कि मैं ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करूंगा, और उसके बाद ऑफलाइन जो है वो एक पर्सन प्रोडक्ट को लेके आएगा। और सिर्फ पर्सन लेके नहीं आ रहा, मान लीजिए मैं 5th फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो नेचुरली वो 5th फ्लोर तक डिलीवर करेंगे आपके प्रोडक्ट को। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो ये आपके प्रोसेस का पार्ट है। इसके बाद नंबर 7 पीज में अगर आप देखेंगे, तो नंबर 7 पी जो है वो है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है। फिजिकल एविडेंस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहूँगा बेसिकली यूजीसी के थ्रू। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो है, इंटरव्यूज़ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो नेचुरल है, यूजीसी आजकल बहुत पूछा जा रहा है, बहुत पूछते हैं। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या है? यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है कि अगर कोई यूज़र, अगर कोई कस्टमर, अगर कोई क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो अपनी रिव्यूज़ देना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट उसे बहुत अच्छा लगा, टेस्टिमोनियल्स का यूज़ करना चाहता है, तो ये बेसिकली यूज़र जनरेटेड कंटेंट का वर्क है कि वो आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो आपको कमेंट कर रहे हैं। और कई बार जो है फिजिकल एविडेंस में कई बार जो है ये नेगेटिव भी चला जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं कॉफ़ी पीने गया और कॉफ़ी पीने के बाद मुझे लगा कि कॉफ़ी जो है वो बहुत प्लेस जो है बहुत अनहाइजीनिक है, कॉफ़ी इन्होंने बहुत गंदी बनाई है, अच्छी कॉफ़ी नहीं बनाई, तो मैं क्या करूँगा, नेचुरली मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, नेगेटिव कमेंट करूँगा। तो बेसिकली जब भी डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं ORM। ORM स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, नेगेटिव फीडबैक्स जो होते हैं, उनको हम किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक पर्सन को, एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ORM का पार्ट होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का, जो कि आपकी फिजिकल एविडेंस का भी पार्ट है। तो व्हाट इज़ फिजिकल एविडेंस? फिजिकल एविडेंस मीन्स कि वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो लेकिन यहाँ पर हमें प्रमाण की नीड है, यहाँ पे हमें प्रमाण की ज़रूरत है कि हमें दिखाना है, हमें बताना है कि ये हमारे पास फिजिकल एविडेंस है, ये हमारे पास कमेंट आए हुए हैं, ये हमारे पास फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, यूज़र जो है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक चीज़ याद रखना, मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर अगर सेटिस्फाई है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आपके प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आपके प्रोडक्ट की गुडविल क्रिएट करेगा, आपके कंपनी की गुडविल को क्रिएट करेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग में। टेंजिबल प्रूफ दैट सपोर्ट्स योर ब्रांड एंड बिल्ड ट्रस्ट। ओके, तो बेसिकली नंबर 7 जो है वो आपकी फिजिकल एविडेंस का पार्ट है। और नंबर 8P जो है मार्केटिंग मिक्स में, जो नंबर 8P है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मींस आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल तो हो गया। जैसे मान लीजिए फ़र्ज़ करो कि मैंने वॉशिंग मशीन परचेज़ करी,
अब वॉशिंग मशीन मैंने परचेज़ करी है, अब लेकिन वॉशिंग मशीन किस तरीके से वर्क कर रही है? क्या वॉशिंग मशीन उस तरीके से वर्क कर पा रही है जैसा मैंने सोचा था, या उससे और ज़्यादा बेटर वर्क कर रही है? क्या वॉशिंग मशीन बार बार ख़राब हो जाती है, मुझे बार बार किसी पर्सन को बुलाना पड़ता है? क्या कंपनी जो है मैं उनको कॉल करता हूँ कि भाई मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, आप आ जाओ, किसी पर्सन को भेज दो क्योंकि वारंटी में है, लेकिन पर्सन जो है वो कंपनी जो है किसी पर्सन को नहीं भेज रही। तो ये सब चीज़ें बेसिकली प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं, और इसी में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस ऑन प्रमोशन। तो परफॉर्मेंस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। रेफर टू हाउ वेल द प्रोडक्ट्स मीट कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन। मैंने मोबाइल को परचेज़ किया, अब क्या मैंने जो मोबाइल परचेज़ किया है वो मेरी नीड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है? इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, फीचर्स एंड यूज़र सेटिस्फैक्शन। यूज़र सेटिस्फैक्शन जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटारगेटिंग करिए, रीमार्केटिंग करिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए। अ हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट इंक्रीजेज कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर का रिटेंशन रेशो जो है बहुत इंक्रीज़ होना चाहिए, और रिटेंशन रेशो जो है वो तभी इंक्रीज़ होगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग तभी आपकी इंक्रीज़ होगी जब आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, नॉट गुड, बेस्ट। नंबर 2, प्राइस परफॉर्मेंस इंडिकेट्स वेदर द प्राइस रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड वैल्यू। देखिए, प्राइस में ना 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि यूज़र ने क्या करा, यूज़र ने जब देखा कि भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसने उससे जो लोअर प्राइस है, जो उसकी बजटेड प्राइस है, जो उसकी पॉकेट प्राइस है, उसने उसको परचेज़ किया। ये तो एक फिनोमिना है। सेकंड फिनोमिना ये होता है कि यूज़र ने क्या करा कि भाई वो अपने पॉकेट के बजट से ऊपर का प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहा है। उसने सोचा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा हूँ, मेरी पॉकेट अलाउ करती है 10,000 रुपये का मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल जो है वो 15,000 रुपये का है, तो चलो कोई बात नहीं, 5,000 रुपये और मैं डाल देता हूँ। हालांकि मेरी पॉकेट जो है वो अलाउ नहीं कर रही है, अभी मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाकी सब चीज़ों में मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैं मोबाइल 15,000 का परचेज़ कर लेता हूँ। अब यूज़र ने क्या करा, यूज़र ने मोबाइल को परचेज़ कर लिया ज़्यादा प्राइस देके, लेकिन अब आपका जो मोबाइल है, जो आपने सेल किया है, जो यूज़र ने मोबाइल को परचेज़ किया है, क्या वो मोबाइल अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि यूज़र ने उसके लिए बेसिकली ज़्यादा पे किया है, राइट? तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और नंबर 3 जो है वो है प्लेस परफॉर्मेंस, रिलेट्स टू हाउ एफिशिएंटली द प्रोडक्ट रीचेज द टारगेट ऑडियंस। अब आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने डेवलप किया है, क्रिएट किया है, वो पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एक पर्सन आया और मैंने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसने क्या करा, वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ के चला गया। तो नेचुरल है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्लेस परफॉर्मेंस। आपके प्रोडक्ट के प्राइस में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस आपका ठीक है, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गई? प्लेस प्रमोशन में, प्लेस परफॉर्मेंस में। अब जो पर्सन जो है वो बाहर प्रोडक्ट को छोड़ के चला गया, नीचे छोड़ दिया प्रोडक्ट, प्रॉपरली प्रोडक्ट को जो है उन्होंने पैक नहीं किया। तो पैकिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, परफॉर्मेंस में। तो ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से भी हो सकता है प्रोडक्ट दोबारा वो परचेज़ ना करे जबकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपसे परचेज़ ना करे, किसी और से परचेज़ कर ले, कि उसको प्रोडक्ट तो वही चाहिए, प्रोडक्ट वही खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो अब आपसे नहीं खरीदेगा क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है, जो आपकी प्लेस परफॉर्मेंस है, उसको आपने लेस कर दिया, राइट? नंबर 4 जो है वो है प्रमोशन परफॉर्मेंस, मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, इन्वॉल्व्स मैट्रिसेस लाइक ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी जनरेट होगा जब आप प्रॉपरली उसको प्रमोट करेंगे, प्रॉपरली एडवर्टाइज करेंगे, प्रॉपरली रीच करेंगे, प्रॉपरली अवेयरनेस करेंगे, प्रॉपरली एंगेजमेंट्स होंगी, राइट? प्रॉपरली लीड्स जनरेट होंगी, तभी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट हो पाएगा, आपका एंगेजमेंट रेशो जो है वो इंक्रीज़ होगा और आपके कन्वर्जन रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली प्रमोशन, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा प्रमोशन में कि आपको अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन जो है बहुत ज़रूरी है करना, लोगों को अच्छी तरीके से बताना कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन आप उसके लिए कौन से मोड्स यूज़ कर रहे हो ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं और पता लग रहा है यूज़र ईमेल देख ही नहीं रहा। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं लेकिन यूज़र जो है वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, राइट? तो
आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ना दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कौन सी मार्केट में ज़्यादा चलेगा, और मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी कि अब मुझे देखना है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रमोशन परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 9P है मार्केटिंग मिक्स में, जो 9th P है वो है पर्सनलाइजेशन। नंबर 1, प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स और पास्ट परचेजेस। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि यूज़र ने अपने आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेज़ किया और कैसे उसको यूज़ किया, वो प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन का पार्ट है कि यूज़र का बिहेवियर कैसा रहा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते समय, उसने क्या सोचा, उसने पास्ट में आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया था या कौन से प्रोडक्ट परचेज़ करे थे। तो ये पर्सनलाइजेशन का पार्ट है। जैसे कि नाइके बाय यू, कस्टमर स्नीकर्स, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट टेलर टू योर टेस्ट। इंक्रीज यूज़र सेटिस्फैक्शन, देखो इसमें बेनिफिट है, इंक्रीजेज यूज़र सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी एंड परसीव्ड वैल्यू। नंबर 2 है प्राइस पर्सनलाइजेशन, डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स और ऑफर्स बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट, बाइंग बिहेवियर, लॉयल्टी स्टेटस। प्राइस पर्सनलाइजेशन में डिस्काउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि बेसिकली यूज़र का जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर का मतलब होता है यूज़र ने आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से कैसे परचेज़ किया, उसका बाइंग बिहेवियर कैसा रहा, उसने ऑनलाइन ज़्यादा परचेज़ कर रहा है या ऑफलाइन परचेज़ किया है, लॉयल्टी स्टेटस उसका कैसा है, क्या वो और लोगों को भी बताता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्राइस के बारे में। अमेज़ॉन्स पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम लाइक एयरलाइन माइल्स, राइट। एंकरेज रिपीट परचेजेस, तो आपका प्राइस पर्सनलाइजेशन जो है वो आपके रिपीटेड परचेजेस को इंक्रीज करता है। इसके बाद है प्लेस पर्सनलाइजेशन, टेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और डिलीवरी ऑप्शंस बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन, कि अब आपको प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर कस्टमर की लोकेशन तक, उसके एड्रेस तक प्रॉपरली जो है वो डिलीवर करना है। सेम डे डिलीवरी करनी है। कोशिश करो कि भाई कम से कम टाइम में आप जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके बाद जो 4th ऑप्शन है वो है प्रमोशन पर्सनलाइजेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग यूजिंग डेटा। प्रमोशन आप कैसे करेंगे? प्रमोशन आप करेंगे अपने डेमोग्राफिक्स के बेस पे, यूज़र्स के बिहेवियर के बेस पे कि यूज़र्स कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, यूज़र्स के साइकोग्राफिक्स, साइकोलॉजी को जज करने से के बेस पे कि यूज़र यही प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों परचेज़ कर रहे हैं, इसी एरिया के, इसी सेगमेंट के लोग ये प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों परचेज़ कर रहे हैं, राइट। इसी कलर के प्रोडक्ट्स क्यों ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इसी प्राइस रेंज में प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों सेल हो रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी को, बिहेवियर को, डेमोग्राफिक्स के थ्रू कि यही जेंडर ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, दूसरे जेंडर कम प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, या इस एज के पर्सन ज़्यादा इस प्रोडक्ट को लेते हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रमोशन पर्सनलाइजेशन का पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जो डीएनए स्टेटमेंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जो डीएनए इक्वेशन है, उसमें था कि मार्केटिंग मिक्स 4 Ps, जिसको हमने अभी डिस्कवर किया और डिस्क्लोज किया और पढ़ा समझा। उसके बाद प्लस मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग इज बेसिकली सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इज इक्वल टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अब हम मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग की हम प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एसटीपी क्या है उसको समझते हैं। तो एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, अ कोर फ्रेमवर्क यूज्ड इन मार्केटिंग प्लानिंग। सबसे पहले था मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और अब है सेगमेंट, टारगेट एंड पोजीशनिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग टू डेवलप इफेक्टिव एंड कस्टमर फोकस्ड स्ट्रेटेजीज। देखो कोई भी एक चीज़ ना अपने आप में पूरक नहीं है, ये दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स अगर इंपॉर्टेंट है तो उसी के साथ साथ मार्केटिंग मिक्स में एसटीपी का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एसटीपी का यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली मार्केटिंग मिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों मिलके जो है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाते हैं। तो इट हेल्प्स मार्केटर्स आइडेंटिफाई देयर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स एंड डिलीवर टेलर्ड मैसेजेस टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूज़र की, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मार्केटर। मार्केटर रोल्स इज़ टू आइडेंटिफाई द इनेट्स नीड्स, वांट्स। नंबर 2, मार्केटर रोल इज़ टू सेटिस्फाई इनेट्स नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। तो सबसे पहले यूज़र की नीड को समझना,
और उसके बाद उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसके वांट्स को फुलफ़िल करना, उसके डिज़ायर्स को, उसके डिमांड्स को फुलफ़िल करना, ये एक मार्केटर का रोल है। तो सबसे पहले हम एसटीपी को समझेंगे। एसटीपी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन मॉडर्न मार्केटिंग that helps businesses identify the most valuable customer segments। तो अगर आप एस को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, एस आप अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, तो आप कस्टमर के सेगमेंट को समझ पाएंगे, आप टारगेटेड कस्टमर को फोकस्ड कर पाएंगे, आप ये जज कर पाएंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर किस कस्टमर को सर्व करना है, राइट। टारगेट दैम विथ प्रिसीजन एंड पोजीशन देयर ब्रांड और प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली इन द मार्केट। ओके, तो चलिए एसटीपी को समझते हैं। और एसटीपी में जो फाउंडेशनल मॉडल है फॉर क्रिएटिंग कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग प्लान्स एंड मैक्सिमाइज बिजनेस इम्पैक्ट्स। तो एसटीपी में जो सबसे पहले एस है, एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है ग्रुप। सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन्स जिनका सबका इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ में है, उसको कहते हैं सेगमेंट। जैसे फ़र्ज़ करिए कि मैं अगर 100 लोगों से बात करता हूँ और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई आप मॉर्निंग में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो 100 में से 20 यूज़र्स ने मुझे कहा कि भाई हम कॉलगेट यूज़ करते हैं। 100 में से 30 यूज़र्स ने मुझे कहा कि भाई हम तो पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं। 100 में से 20 यूज़र्स ने मुझे कहा कि भाई हम तो बाबा रामदेव जी का जो है दंत कांति यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूं 100 लोगों की, तो 100 के 100 लोग टूथपेस्ट तो ज़रूर करते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन टूथपेस्ट में कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ये सेगमेंट है, ये ग्रुप है, ये एक समूह है। दिस इज़ नोन एट सेगमेंटेशन डिवाइड द मार्केट, कि हमने मार्केट जो है या प्रोडक्ट जो है, यूज़र जो है, कस्टमर जो है, उसको हमने डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स में, जिसको हम चंक्स भी कहते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल नेम बताऊं तो वो चंक्स भी है। ये अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सेगमेंटेशन भी पूछा जाता है। सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड मार्केट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स और बिहेवियर्स। देखो, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग पे मैं बहुत ही बड़ी एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल्ड में आपको पता लगेगा कि जो सेगमेंट है उसको बेसिकली किस किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, यूज़र्स को हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज़र्स को कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से इस प्रोडक्ट के लिए हमें पर्टिकुलर सेगमेंट के पर्सन्स जो है वो कहाँ पर मिलेंगे और कैसे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अलग से कंप्लीट एक वीडियो बनेगी। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख पाएंगे टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को डिवाइड किया है डेमोग्राफिक के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं अगर बात करूं एज की, तो एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक है सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए मोबाइल्स की, तो सबसे ज़्यादा मोबाइल का क्रेज़ जो है वो किस सेगमेंट में होगा, कौन सी एज ग्रुप्स में होगा? नेचुरल है कि 20 to 35 या 40। अगर मैं बात करता हूँ जेंडर की, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली वुमेन्स ज़्यादा परचेज़ करती हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉस्मेटिक्स में मेरी जो डेमोग्राफिक्स में जो जेंडर है वो फीमेल है। अगर मैं बात करता हूँ इनकम की, तो मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, कोई 15 साल या 20 साल का जो पर्सन है वो तो परचेज़ करेगा नहीं। जो फैमिली पर्सनस हैं वो परचेज़ करेंगे मोस्टली। जैसे LIC पॉलिसीज़ की मैं बात करता हूँ, तो अबव 40 to 70 या 60 ये पर्सन्स जो है उसको परचेज़ करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नेचुरल है कि 40+ 50+ पर्सन जो है वो ज़्यादा अवेल करेंगे। एजुकेशन, अब मान लीजिए मैं MCA और BCA में एडमिशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब MCA और BCA में एडमिशन जो है वो 50+ का पर्सन तो कोई लेगा नहीं। 18+ पर्सन जो है 18 to अगर मैं 25 को टारगेट लेके चलता हूँ या 30 को टारगेट लेके चलता हूँ, तो 18 to 30 की जो जेंडर है, जो मेल फीमेल हैं, जो एज डेमोग्राफिक है, उसी के पर्सन्स बेसिकली उस एजुकेशन को अवेल करेंगे। तो सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं। नंबर 2 जो है जियोग्राफिक। देखिए, जियोग्राफिक का मतलब होता है मार्केट रिसर्च। ऐसा नहीं होता कि हर प्रोडक्ट हर मार्केट में चल जाएगा। हर प्रोडक्ट के लिए अपनी एक अलग मार्केट होती है, एक अलग सेगमेंट होता है। तो उस मार्केट को जज करना, समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर कौन सी मार्केट में चलेगा, कौन से जियोग्राफिक में चलेगा, कौन सी सिटी में चलेगा, कौन से क्लाइमेट में ज़्यादा वर्क करेगा, राइट।
अब आप कहीं ठंडे प्रदेश में हैं, कहीं ठंडी जगह आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो नेचुरल है आपका उस क्लाइमेट से बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि स्वेटर जो है हम राजस्थान में सेल नहीं कर सकते, इस तरीके से। साइकोग्राफिक मीन्स लाइफस्टाइल, कि यूज़र का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उस पर्सनैलिटी पे उसका प्रोडक्ट सूट करेगा। तो ये बेसिकली सेगमेंटेशन का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बिहेवियरल, बाइंग बिहेवियर, कि यूज़र का बाइंग बिहेवियर क्या है, वो बार बार किस तरीके का प्रोडक्ट परचेज करता है। यूज़र जो है वो आयुर्वेद में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब हमें पता लगा कि यूज़र का जो इंटरेस्ट है, जो बाइंग बिहेवियर है, वो आयुर्वेद से रिलेटेड है, कि यूज़र जो है बार बार ना आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है या आयुर्वेद की मेडिसिन को ज़्यादा परचेज करता है। तो हमने क्या करा, हमने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया, आयुर्वेदिक हमने मान लीजिए कॉलगेट बनाया। अब हमें पता है कि हमारा जो कॉलगेट, जो आयुर्वेदिक बेस्ड कॉलगेट है, वो किस सेगमेंट पे वर्क करेगा, बाइंग बिहेवियर पे। कौन सी बाइंग बिहेवियर, जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। यूसेज पे डिपेंड करता है कि यूज़र का यूसेज बिहेवियर कैसा है, यूज़र की ब्रांड लॉयल्टी कैसी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है एसटीपी में, वो टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग। टारगेटिंग, चूज योर ऑडियंस। देखिए पहले हमने क्या करा कि हमने एक जो मास ऑडियंस है, उस मास ऑडियंस को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करा, ग्रुप्स में डिवाइड करा। अब पर्टिकुलर हम ये देख रहे हैं कि कौन से सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे, कौन से सेगमेंट को हम अपना प्रोडक्ट जो है वो हिट करेंगे, सेल करेंगे, राइट। तो अब हमें सेगमेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बात करता हूँ मैं, फ़र्ज़ करो कि मेरे पास आईफोन है। अब मुझे पता है कि आईफोन कौन पर्सन्स परचेज़ करेंगे, वो तो परचेज़ करेंगे नहीं जो जिनकी सैलरी जो है 15,000 है, 20,000 है या 30-40,000 सैलरी है। नेचुरल है आईफोन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं देखूं तो जो रिच पर्सन्स हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, या जिनकी सैलरी जो है वो 70-80,000 प्लस है, वो लोग मोस्टली जो है आईफोन का यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आईफोन उनको परचेज़ करना है इसलिए वो परचेज़ कर रहे हैं कि आईफोन की नीड है, लेकिन उनके लिए आईफोन क्या है, एक स्टेटस सिंबल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके की ऑडियंस को सेगमेंट करना है, फाइंड आउट करना है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट करना है। तो दिस इज नोन एज टारगेटिंग। वंस सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, टारगेटिंग इन्वॉल्व्स evaluating each segment and choosing one or more to serve with specific strategies। अब हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को डिज़ाइन करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ बनानी है कि अब हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे हिट करना है और सेल करना है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है एसटीपी में पोजीशनिंग। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ अ ब्रांड। ब्रांड इज बेसिकली द पोजीशन और एन इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट इन द कस्टमर्स माइंड, कि कस्टमर के माइंड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या इमेज बनी हुई है, वो ब्रांड है। अगर फ़र्ज़ करो कि मैं आपसे पूछूं रैपिड फायर राउंड में कि मुझे इमीडिएटली ये बताइए कि आप कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, तो आपने इमीडिएटली मुझे कहा कोका कोला। अब आपने कोका कोला क्यों कहा, क्योंकि आपके माइंड में कोका कोला की एक पोजीशन बनी हुई है, आपके माइंड में कोका कोला एक पोजीशन बनी हुई है। और अगर वो पोजीशन बनी हुई है इट मीन्स कोका कोला आपके माइंड में एक ब्रांड है। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आप कोई भी एक मुझे पर्टिकुलर कंपनी का नेम बताइए जिसका आप शू परचेज करना चाहते हैं, आपने इमीडिएटली कहा वुडलैंड। आपने वुडलैंड क्यों कहा, क्योंकि वुडलैंड ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वुडलैंड ही शूज़ बनाते हैं, और भी बहुत कंपनीज़ है, एक्शन है, नाइके है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो शूज़ मैन्युफैक्चर करती हैं। लेकिन आपने वुडलैंड का नाम इसलिए लिया क्योंकि वुडलैंड की आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है। तो वो जो इमेज आपके माइंड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बनी होती है उसी को कहते हैं पोजीशनिंग। और हर यूज़र के माइंड में प्रोडक्ट की अपनी एक इमेज होती है। लेकिन इमेज तो है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर वो जो इमेज है वो कितने बड़े सेगमेंट पे वर्क करती है। क्या 100 लोगों की भी वही इमेज है जो आपकी है, तब वो जाके वो ब्रांड बनता है, तब जाके वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड में कन्वर्ट होता है। और पोजीशनिंग ही सेट करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरीके से हम ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज पोजीशनिंग। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली जो हमने एसटीपी की जो स्ट्रेटेजीज़ पढ़ी हैं उन स्ट्रेटेजीज़ को हम
डिटेल्ड में जो है वो एक एक करके समझेंगे कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे हम पर्टिकुलर एज अ मार्केटर एज अ बिजनेसमैन हम किस तरीके से एसटीपी पे वर्क करेंगे, और किस तरीके से हम सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग जो है उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम अपने कस्टमर हैं अपनी ऑडियंस है उसको हम गैदर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट को सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्ट करेंगे। चलिए, ओके।